हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम यहाँ पर कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे पास तो इतने सारे एलिमेंट हैं, है ना। जैसे कि हमने देखा हमारे पास इतने सारे मेटल्स हैं, इतने सारे नॉन मेटल्स हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, देखो, तो हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सोडियम है, अगर हम देखें तो हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, ठीक है, सल्फर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नियॉन है, और भी बहुत सारे 118 एलिमेंट्स हमारे पास है। लेकिन फिर भी हम किसके बारे में अलग से पढ़ रहे हैं? कार्बन के बारे में। कार्बन का हम स्पेशली अलग चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करें। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्यों हम कार्बन का स्पेशली अलग सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि कार्बन क्या है हमारे लिए? हमारे लिए क्या यानी कि कार्बन क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो एलिमेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन कार्बन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है क्योंकि ये हमसे हर तरीके से एसोसिएटेड है। अब कैसे एसोसिएटेड है? हर तरीके से। जो भी चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा जो शरीर है, वो हमने जो कपड़े पहने हैं, हम जो खाना खाते हैं, मोस्ट ऑफ द चीजों में जो ज्यादातर जो चीजें हैं उनमें कार्बन पाया जाता है। इसीलिए हम कार्बन को स्पेसिफिकली, कार्बन के बारे में स्पेशली एक चैप्टर हमारे पास बना हुआ है। और आगे चल करके हम देखते हैं इसके पास क्या स्पेशली एक पूरी ब्रांच है। ठीक, चलिए, तो इसीलिए स्पेशली हम कार्बन का एक चैप्टर पढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में कुछ चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो कार्बन जो है वो हमें मिलता है अर्थ के क्रस्ट में और लगभग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा जितने भी हमारे पास फ्यूल्स हैं, हर एक चीज में लगभग जो है कार्बन हर एक चीज में हमें देखने को मिलता है। कार्बन जो है ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। कैसे? डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो है ये डायमंड और ग्रेफाइट जो है, देखिए अगर हम बात करते हैं डायमंड की और ग्रेफाइट की, ठीक है, ये दोनों क्या है? एलोट्रॉप हैं। किसके? कार्बन के, ठीक है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये दोनों क्या है? कार्बन के एलोट्रॉप है। सिंपल सी बात ये है, कार्बन के एलोट्रॉप है। इसके अलावा एक और एलोट्रॉप है क्या? आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो, इतना हो गया था। फिर हमने ये बात की थी कि जैसे हम लकड़ी है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, सारी चीजें जिससे कार्बन से बनी। इनमें स्पेसिफिक कुछ प्रॉपर्टी, जैसे हम लकड़ी के बारे में बात करें, कार्बन से बनी है। हम बात करें, ये सारी चीजें क्या है? नॉन मेटल। कार्बन क्या एक नॉन मेटल ही तो है। ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन है वो एक नॉन मेटल है। हम मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हमें देखेंगे हम रिलेट करते रहेंगे। लास्ट चैप्टर को भी कोशिश करेंगे बीच बीच में रिविजन उसका होता रहे। डायमंड की बात करते हैं तो ये एक नॉन मेटल है, लेकिन ये कैसा है? लस्टरस है। जबकि लस्टरस प्रॉपर्टी कौन शो करता है? जो हमारे मेटल्स होते हैं वही लस्टरस होते हैं। नॉन मेटल उनके कंपैरिजन में डल होते हैं। लेकिन हम बात करें अगर डायमंड की, तो डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन येट इट इज। वहीं ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल तो मना है, क्यों? नॉन मेटल एलोट्रॉप है। लेकिन ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी चीजों में ग्रेफाइट पाया जाता है। तो ग्रेफाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट हम कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। कार्बन शो करता है कोवलेंट बॉन्डिंग। अब कोवलेंट बॉन्डिंग किससे बनती है? अच्छा, कोवलेंट बॉन्डिंग से पहले याद कीजिए लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी आयनिक बॉन्डिंग की, है ना। आयनिक बॉन्डिंग की, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे ये बनते हैं, ये हमने बात की थी।
जैसे अगर हम सोडियम और क्लोरीन की बात करें, हमारे पास ये है सोडियम। सोडियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4। आउटर शेल में, सोडियम के आउटर शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आउटर शेल में 1 2 5 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम जो है की वैलेंसी क्या है? यहाँ पे वैलेंसी, अगर हम सोडियम की वैलेंसी की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी है सोडियम की, और क्लोरीन की कितनी है? क्लोरीन की भी 1 वैलेंसी। यानी कि ये, लेकिन इसकी वैलेंसी कैसे बन रही है? इसकी वैलेंसी का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसी को देगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो दोनों की वैलेंसी जो है 1 है, लेकिन कैसे? ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ये सोडियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। सोडियम क्या है? हमारा मेटल है, और क्लोरीन क्या है? हमारा नॉन मेटल है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे करके बन जाएगा Na पॉजिटिव, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले करके जाएगी Cl नेगेटिव। इस तरीके से ये जो NaCl कंपाउंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन होगा, ऐसे बन जाएगा हमारे पास कॉमन सॉल्ट। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इनके बीच में ये जो बॉन्ड है बच्चों, अगर हम इस बॉन्ड की बात करते हैं तो ये क्या है इनके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको ही हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है? इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, जो कि असल में बॉन्ड नहीं है, जो कि असल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इनके बीच में ये क्या है? आयनिक बॉन्ड। तो हो गए बात। बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बने? मेटल ने नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया तो उन्होंने आयनिक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, यानी कि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और एक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा। यानी कि यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर सिंपली हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, क्या हुआ इसमें? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये बने। लेकिन जब हम कोवेलेंट की बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं बच्चों? शेयरिंग से बनते हैं। कैसे बनते हैं? शेयरिंग से बनते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर हमने बात की थी कार्बन के पास, अगर कार्बन की पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहाँ पर देखो, ध्यान से देखते हैं, ठीक है, कार्बन को, चलो तो यहाँ पर कार्बन की बात करते हैं। ये है हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 है। क्या इसका एटॉमिक नंबर? अगर इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की बात करें तो ये हम फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड शेल में कितने पास? 1 2 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की बात करें, इसके पास क्या है? 2,4 इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी वैलेंसी की बात करें
वैलेंसी कितनी है 4। तो वैलेंसी को लेके बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, वैसे हमने क्लास 9th में पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया। पहले वाले चैप्टर वैलेंसी यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम को चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए। जितने नंबर इलेक्ट्रॉन या तो चाहिए, कैसे चाहिए, या तो वो गेन करके ले ले, है ना, ले ले, या तो वो लूज कर दे, किसी को दे दे, या तो फिर वो शेयर कर ले। यानी कि लूज करके, गेन करके और शेयर करके जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा उसी को क्या कहा जाएगा, वैलेंसी। जैसे कार्बन की बात करें 2,4, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट होकर के ये क्या बन जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होकर के ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। और हर कोई एलिमेंट, एटम क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो सिंपल ये भी स्टेबल होना चाहता है और चाहता है इसके पास ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना इसके आउटर शेल में, ऐसा ये हमारा के शेल है, ये वाला क्या है, एल शेल है। बेसिकली ये क्या है, इसका आउटर शेल है जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर शेल है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या चाहता है, ये जो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 8 होने चाहिए, है ना। 8 तभी तो होंगे जब ये किसी से लेगा, देगा या शेयर करेगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होकर के स्टेबल होना चाहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम कार्बन के बारे में बात करें, इसकी बॉन्डिंग के बारे में बात करें, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर तो क्या हो रहा था, सोडियम तो क्या कर रहा था, अपना कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर रहा था, सही देखो। सोडियम की बात करें तो इसके पास होते हैं 2,8,1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास होते हैं 2,8,7 इलेक्ट्रॉन। अगर आप दोनों में डिफरेंस देखो, इसके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये अपनी वैलेंसी कैसे, यानी कि इसकी वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी, यानी कि ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, जो कि ये काम करता भी है। एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किसको, क्लोरीन को या किसको भी, एक इलेक्ट्रॉन को ये किसी को दे देगा। तो अब ये इसका आउटर शेल हुआ करता था, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये वेकेंट हो जाएगा, ये बन जाएगा इसका आउटर शेल। तब जाकर के ये स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी से, तो ये क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को सोडियम से ले रहा है। ये वाला क्लोरीन तो सोडियम से ले रहा है, बाकी और क्लोरीन कैसे ले, तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे करके, लॉस करके अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहा है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के पास अगर हम बात करें प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन तो है कार्बन के पास 6, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन है 6। ठीक है, और वैसे अरेंजमेंट करें तो 2,4 इलेक्ट्रॉन ना, क्लियर है। अब इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और, लेकिन प्रोटॉन तो कम है। अगर ये कहीं से 1-2 इलेक्ट्रॉन और लेता है तो उतने इलेक्ट्रॉन को इतने कम प्रोटॉन होल्ड नहीं कर पाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन अभी तो 6 हैं, तो 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है, इस तरीके से जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन और ले आते हैं कहीं से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, अगर मान लो कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, के पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, और प्रोटॉन तो अभी भी उतने रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ी ना गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा। तो प्रोटॉन इसके पास कम है, जिस वजह से इतने कम प्रोटॉन इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाते, जिससे कि क्या होगा, ये हाईली अनस्टेबल बन जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ भी गए। ठीक है, कैसे बन जाएगा, हाईली अनस्टेबल बन जाएगा। और ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल, अब दूसरा पॉइंट यानी कि दूसरा तरीका क्या है, दूसरा रास्ता क्या है इसके पास, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, 2 ही रहने दे अपने पास, तो ये हीलियम वाली, हीलियम भी क्या है, नोबल गैस है, हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है। लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालना भी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं, 6 है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो प्रोटॉन अब ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन को उतने टाइटली होल्ड करके रखेगा। अगर ये उतने टाइटली होल्ड करके रख रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, देखो इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए और निकालने के लिए दोनों के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इवन ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव करेंगे तो ये प्रोटॉन क्या करेंगे, उनको इतना टाइटली होल्ड करके रखेंगे कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाएंगे। चलो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन तो हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना एक बहुत बड़ा टास्क है, जो कि यहाँ पर हम
नहीं कर पाएंगे। उससे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल प्रोटॉन प्रोटॉन रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो जाएंगे, जिस वजह से ये हाईली अनस्टेबल दोबारा से बन जाएगा। तो ये क्या करता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, दे ही नहीं सकता है क्योंकि अब प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं कर पाएगा, ना ही ये इलेक्ट्रॉन किससे ले सकता है क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन पहले तो इसको देगा कौन 4 इलेक्ट्रॉन, अब कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है लेकिन ये अपने शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता क्योंकि इसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो कम हो जाएंगे, फिर तो कम है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे का मतलब है कि कम है, 6 ही है केवल। 4 इलेक्ट्रॉन और अगर ये लेता है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसके पास एकमात्र रास्ता है वो है शेयरिंग का। तो ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। शेयरिंग का मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, बराबर बराबर में इसका केस चलता है। अब देखो कैसे करता है ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। देखो मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है CH4, कैसे बनता है CH4, क्योंकि हमारे पास है CH4। अब आप ध्यान से देखना कि कैसे ये जो CH4 है एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं हम इसके बनाए हुए बॉन्ड को, क्योंकि जो बॉन्ड शेयरिंग से फॉर्म होते हैं उन्हें कोवेलेंट बॉन्ड ही बोलेंगे, शेयरिंग से बन रहे हैं क्योंकि। देखो एक है यहाँ पे कार्बन, अब कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ये क्रॉस से हम इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, जीरो से, ठीक है, इस तरीके से स्टार से, कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अपना अपना, लेकिन हमें पता हो ज्यादातर हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन। आप बुक्स में देखोगे डॉट से दिखे, लेकिन जब दो अलग अलग हमारे पास है उनके इलेक्ट्रॉन को हम डॉट और उससे करते हैं, इस तरीके से क्रॉस से। ठीक है, तो हाइड्रोजन के सॉरी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो है, अब आप कहोगे 6 इलेक्ट्रॉन है। आउटर शेल में वैलेंसी 4, वैलेंसी कितनी है, 4 है, ठीक है। अब 4 क्या है, इसके पास 4 हाइड्रोजन है। पहला हाइड्रोजन आया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये आया दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। पहला हाइड्रोजन, दूसरा, पहला कोई भी हो सकता है, कैसे स्पेसिफिक, यही पहला, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। अब सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब हाइड्रोजन के पास भी तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए ना, तभी तो वो हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पाएगा, ड्यूप्लेट। देखो 2 उसमें स्टेबल होते हैं, एक तो होते हैं ड्यूप्लेट और एक होता है ऑक्टेट। अब जैसे कार्बन है तो कार्बन को तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, और जैसे हाइड्रोजन है तो उसको ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन, अब ये वाला हाइड्रोजन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, इस कार्बन से ले लेगा, ले सकता है ना। वैसे ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, चलो तो हमने क्या कहा कि ये क्या कर लेगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन ने क्या किया, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। सेम ऐसा ही ये वाला हाइड्रोजन भी करेगा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, ऐसे ही कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, सेम ये वाला हाइड्रोजन भी यही करेगा। ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना है और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन से ले लेगा। ये वाला हाइड्रोजन क्यों पीछे रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी ऐसे ही करेगा। ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है और एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने कार्बन से ले लिया। तो ये फ्लावर जैसा देखने को लग रहा है आपको, फ्लावर जैसा। देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी होगी, यानी कि हाइड्रोजन ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए।
सारे हाइड्रोजन अब क्या है, स्टेबल हो चुके हैं। अब बात करते हैं कार्बन की। अब देखो, अब ये जो कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास अपने तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन को इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो उन हाइड्रोजन से उनसे इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगी, ये शेयर करेगा। ठीक है, तो शेयर कैसे बनता है यहाँ पर देखो, चलो, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन ने इनसे क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, इस तरीके से ये बना। अब इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कैसा दिखेगा हमें, देखो, अब ये स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा हमें, ये स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसा, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो एक सिंगल बॉन्ड बन गया, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो एक सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो एक सिंगल बॉन्ड बन गया, और इनके बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड बन गया। इस तरीके से क्या बन जाता है हमारा CH4। तो आप इसको अच्छे से बना लेना, CH4 को, क्या बन गया हमारा CH4। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कैसे हमने CH4 बनाया, सिंपल, ऐसे ही हम कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं। मीथेन, जैसे हमने ये इसको CH4 को क्या कहा जाता है, इथेन कहा जाता है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर कार्बन के साथ बना सकते हैं। यानी कि कार्बन का फायदा क्या है कि कार्बन के पास एक टेट्रा वैलेंसी, अच्छा इसी को क्या कहा जाता है, 4 वैलेंसी है, इसीलिए कार्बन को क्या कहा जाता है, टेट्रा वैलेंट। टेट्रा वैलेंसी ही हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो कार्बन को क्या कहा जाता है, टेट्रा वैलेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो देखो 4 अलग अलग के साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जैसे इसने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म, ऐसे ही ये क्या कर सकता है कि हाइड्रोजन के अलावा ये Cl के साथ भी तो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हटा के हम एक Cl लगा सकते हैं, 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 Cl लगा सकते हैं, 3 हाइड्रोजन को हटा करके 3 Cl लगा सकते हैं, चारों हाइड्रोजन को हटा के 4 Cl भी यहाँ पर लगा सकते हैं। आप देख सकते हो एक कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के कितने सारे कंपाउंड यहाँ पर बन रहे हैं। इसी को बोला जाता है टेट्रा वैलेंसी, इसलिए हम कहते हैं कार्बन क्या है, टेट्रा वैलेंट है, जिस वजह से ये इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर पाता है। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए, ये आपने नोट किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यही थी बात है ना कि 4 इलेक्ट्रॉन विद एटम टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए 4 क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देख लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बात की, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही तो हो रही है, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही तो हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, वैसे इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड को क्या कहा जाएगा, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे बच्चों कोवेलेंट, कोवेलेंट। ठीक है, क्या हो गया ये, कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब हम देखेंगे, जैसे सिंगल बॉन्ड की बात, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए तो डबल बॉन्ड, 6 कर दिए तो ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से। सिमिलरली शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमने 2 पेयर अगर शेयर करें इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। और अगर 3 शेयर करें तो क्या बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम 3 पेयर शेयर करते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक पेयर की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, देखो कैसे बने, अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, केवल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी कि एक पेयर है ये, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर यहाँ पर एक पेयर और एक और पेयर, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयर, बनेगा डबल बॉन्ड। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए ये,
ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल, ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड इस तरीके से हम होते हैं, क्या है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।